ये सारे हुए मैटर और ये हुआ डार्क मैटर। जी नहीं, मैं वीडियो डालना नहीं भूल गया। डार्क मैटर इज इनविजिबल, मतलब आप डार्क मैटर को देख नहीं सकते, पर यह डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स का करीब 25% बनाता है और मैटर जिसे आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 5%। अगर आपने बाई चांस क्लास 7 की मैथ्स की है तो आप पूछोगे कि 100 - 25 - 5 बाकी 70% यूनिवर्स किससे बना है? बाकी 70% बना है डार्क एनर्जी से, मतलब डार्क मास और डार्क एनर्जी मिलके 95% यूनिवर्स बनाता है जो कि हम देख ही नहीं सकते। That's why we know the dark matter is real. That's what today we call dark matter. Look at this accelerated expansion. It's called the dark energy. पहले आते हैं डार्क मैटर पे। मैटर तो आपको पता ही होगा। खत्म हो गया भैया मैटर। नहीं, ये वाला मैटर नहीं। आपने बचपन में जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, वो वाले मैटर। आपने चारों ओर आगे पीछे जो भी दिख जाए वो ही मैटर। मोबाइल फोन जिसमें ये वीडियो देख रहे हो वो एक सॉलिड मैटर। देखते देखते अगर पानी पी रहे हो तो वो लिक्विड मैटर। सांस के साथ ऑक्सीजन ले रहे हो वो गैस मैटर। और डार्क मतलब अंधेरा। अंधेरे में जैसे सब कुछ रहस्यमय रहता है, वैसे ही ये डार्क मैटर भी साइंटिस्टों के लिए बहुत रहस्यमय है। उस हिसाब से नाम दे दिया गया डार्क मैटर। पर इसका मतलब ये नहीं कि डार्क मैटर अंधेरे में पाया जाता है। मेटाफोर है भाई, समझो। पर सवाल है कि हम जब इसे देख ही नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला ऐसा कुछ है भी। दोस्तों, भले ही हम इसे देख नहीं सकते पर इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव को देख सकते हैं। दोस्तों, एक क्लस्टर बहुत सारे गैलेक्सी से बनता है और एक गैलेक्सी बनता है लाखों तारे, करोड़ों ग्रह, उपग्रह और ढेरों गैस क्लाउड से। जैसे हमारे सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारा है और ज्यादातर गैलेक्सी के एकदम सेंटर में होता है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। गैलेक्सी के सारे तारे, ग्रह, उपग्रह सब कुछ इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। एक ऑब्जेक्ट जब कोई पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये फोर्स तारे, ग्रह, उपग्रह जो कुछ भी घूम रहा है उसको गैलेक्सी के बाहर फेंकना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता क्योंकि तब हमें गैलेक्सी मिलता ही नहीं। इसका कारण है मैटर का ग्रेविटी। एक गैलेक्सी में तारे, ग्रह, उपग्रह सब कुछ मिला के जो मैटर या मास होता है उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जितना ज़्यादा मास उतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट काम करके उसको कैंसिल करता है, तभी गैलेक्सीज बनी रहती है। पर डार्क मैटर का पहला संकेत तब मिला जब साल 1933 में एक स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़ुइकी ने कोमा क्लस्टर का डिटेल स्टडी किया। उसके पहले साइंटिस्टों को लगता था कि गैलेक्सीज में तारे बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, जिसको गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल फोर्स आसानी से बैलेंस कर देता है। पर फ्रिट्ज ज़ुइकी ने जब डेटा को एनालाइज किया तो उनको पता चला कि गैलेक्सीज में तारे असल में सोच से कई गुना ज़्यादा तेज घूम रहे हैं, तो उन पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कई गुना ज़्यादा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए वो जितने मास या मैटर से मिलेगा उसका सिर्फ 1% मैटर उस गैलेक्सी में था। मतलब गैलेक्सी को अपना शेप बनाए रखने के लिए, तारों को स्पेस में इधर उधर नहीं बिखरने के लिए गैलेक्सी में जितना मैटर होना चाहिए उससे बहुत बहुत कम मैटर उस गैलेक्सी में था। तो सवाल आया, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स आ कहाँ से रहा है? किसी को कुछ नहीं पता था, पर यह पता था कुछ तो अलग तरह का है जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल से नहीं बना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्सॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण इसको देखा नहीं जा सकता। पर ये ऑर्डिनरी मैटर जैसा अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकता है और इसको नाम दे दिया गया डार्क मैटर। आश्चर्य की बात यह है कि हम अभी तक इस डार्क मैटर को किसी भी तरह से डायरेक्टली मेजर या डिटेक्ट नहीं कर पाए, पर यह फिजिक्स के थ्योरी को अच्छे से सेटिस्फाई करता है और इसका प्रभाव भी साइंटिस्टों को कई बार देखने को मिला। जैसे ये गैलेक्सी का केस, उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है उसका बात किसी और वीडियो में करूँगा। तो फिलहाल तो हमें डार्क मैटर के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें पता है। पहला कि 100% ऐसा कुछ तो है, दूसरा जो भी है वो ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, और तीसरा वो बहुत सारा है। बहुत हुआ डार्क मैटर, अब आते हैं डार्क एनर्जी पे। रुको तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, कर दो यार सब्सक्राइब। हाँ, फिर से शुरू करते टॉपिक। बहुत हुआ डार्क मैटर, अब आते हैं डार्क एनर्जी पे। दोस्तों, सच बताओ तो साइंटिस्टों ने डार्क मैटर की तरह डार्क एनर्जी को भी कभी मेजर या डिटेक्ट नहीं कर पाए, पर इसका इफेक्ट उन्होंने बहुत देखा। वो 100% श्योर है कि डार्क एनर्जी जैसा कुछ तो असल में है। वो कैसे? साल 1929 में एडविन हबल, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया, उन्होंने तब के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से जब दूर के आकाशगंगा मतलब गैलेक्सीज के तरफ देखा, तब उनको दिखा कि इन गैलेक्सी से आ रहा लाइट रेड शिफ्टेड है। रेड शिफ्ट मतलब दोस्तों, मान लो कि आप धरती पे बैठ के एक टेलीस्कोप से बहुत दूर किसी गैलेक्सी को देख रहे हो
अगर वो गैलेक्सी बहुत तेज धरती से यानी आपसे दूर जा रहा है तो वो गैलेक्सी आपको लाल लाल सा दिखेगा, क्योंकि उस गैलेक्सी से जो लाइट आके आपके आंखों में पड़ रहा है उसका वेवलेंथ खींच के ज़्यादा हो जाता है और विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ज़्यादा वेवलेंथ होता है लाल रंग का। दूसरी तरफ अगर वो गैलेक्सी आपके पास आ रहा है तो वो आपको नील दिखता है, मतलब ब्लू शिफ्ट। इस रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट को रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, जो कि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का एक प्रयोग है। मेन मुद्दा ये है कि हबल को जब सारे दूर के गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड दिखा तो उनको समझ में आया कि स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। साल 1998 को जब बहुत सारे सुपरनोवा यानी फटते हुए तारे का स्टडी किया गया तो पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है पर वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से फैल रहा है और उसके फैलने का रफ्तार भी टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, इससे डार्क एनर्जी के बारे में कैसे पता चला? प्रॉब्लम है स्पेस टाइम कॉन्टिनम का एक्सपेंशन। आपको अगर स्पेस टाइम कॉन्टिनम नहीं पता तो आप आई बटन पे टैप करके ये वीडियो देख सकते हो। ऊपर बता दो, स्पेस टाइम कॉन्टिनम एक काल्पनिक चादर जैसा है जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स बसा है। यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर बिखरे हुए हैं। जितना बड़ा यूनिवर्स उतना बड़ा स्पेस टाइम कॉन्टिनम। अब जब यूनिवर्स बड़ा हो रहा है तो स्पेस टाइम भी फैलेगा, पर स्पेस टाइम को फैलने के लिए चाहिए एनर्जी। ठीक जैसा ये बलून, मान लो कि ये बलून है स्पेस टाइम जिसके ऊपर ये कागज के गैलेक्सी चिपके हुए हैं। ये आदमी फूक के जरिए बैलून के अंदर एनर्जी सप्लाई करता है जिससे कि स्पेस टाइम मतलब बलून फैलता है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाता है। तो मेन बात, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए चाहिए एनर्जी, ढेर सारा एनर्जी, और ये एनर्जी ही है डार्क एनर्जी। पर इतना सारा डार्क एनर्जी आता कहाँ से है? दोस्तों, पार्टिकल फिजिसिस्ट के अनुसार स्पेस टाइम ऐसे पार्टिकल से बने हैं जो कि हर वक्त अचानक से अपने आप बनते और गायब होते रहते हैं। एक पार्टिकल के जगह जब 3-4 पार्टिकल आ जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने पे स्पेस टाइम स्ट्रेच्ड होता है। इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। बनने के साथ साथ ही ऐसे दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके फिर से गायब हो जाते हैं, एक तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसे एनिहिलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस में रिलीज होता है एनर्जी। यही एनर्जी है डार्क एनर्जी, जो कि स्पेस टाइम को फैलाने में मदद करता है। कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट के अनुसार स्पेस टाइम और डार्क एनर्जी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक जैसे आइंस्टाइन के E=mc² के अनुसार एनर्जी और मास। ऐसा नहीं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का खोज नहीं किया जा रहा है। नासा अभी नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो 2027 तक खत्म होगा। इस नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप का काम है दूर एक्सोप्लैनेट्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का खोज करना। तो बात ऐसा है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी चैलेंज करता है यूनिवर्स के बारे में हमारे समझ को। हम जिस फिजिक्स से यूनिवर्स को देख रहे हैं उस फिजिक्स के खामियों को। हम अभी भी ग्रेविटी को फंडामेंटली पूरे मौलिक तरीके से समझ नहीं पाए। साइंटिस्ट कोशिश किए जा रहे हैं जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को लिंक करने की। अगर इसमें सफल हो जाए तो इंसान यूनिवर्स को और बहुत बेहतर रूप से समझ पाएगा। तब शायद यूनिवर्स कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो दिन फिलहाल तो दूर है। पर यही तो है साइंस, जो नहीं पता वो ढूंढना ही तो है साइंस। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना भूलना मत।